वेलकम गाइज, आप सभी का स्वागत है अचीवर्स एकेडमी में। मैं हूं विनोद तेजी। आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊं जिसका नाम है विज्ञान का परिचय। तो विज्ञान के परिचय की अगर बात करें तो विज्ञान मूल रूप से दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें प्रारंभिक शब्द है वी और दूसरा शब्द है ज्ञान। वी से तात्पर्य है विशिष्ट, ज्ञान से तात्पर्य है अध्ययन। तो हम कह सकते हैं कि विशेष रूप से या विशिष्ट रूप से किए जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान को हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। और साइंस एक प्रकार का लैटिन शब्द है जो साइंसिया नामक शब्द से लिया गया, जिसका एक मीन्स होता है जिसे हम कहते हैं नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। तो साइंसिया को हम नेचुरल यानी कि प्राकृतिक के नाम से भी जानते हैं। अब बात करें साइंस की, तो साइंस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है, जिसका प्रारंभिक भाग रसायन विज्ञान, दूसरा भाग भौतिक विज्ञान और तीसरा भाग जीव विज्ञान कहलाता है। आज हम बात करते हैं विज्ञान के पहले भाग की, जिसका नाम है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो प्राचीन काल के दौरान रसायन विज्ञान की शुरुआत हुई थी मिस्र से। यानी कि मिस्र के लोग क्या करते हैं कि अपने यहां किसी भी पूर्वज का देहांत होने के उपरांत उस पूर्वज की बॉडी पर एक विशेष प्रकार के लेप का उपयोग करते हैं, ताकि उसकी डेड बॉडी को एक लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। तो सुरक्षित रखने के लिए वो उस व्यक्ति की बॉडी पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाते थे, और विशेष प्रकार का लेप लगाने के लिए वो एक विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते थे। और विशेष प्रकार के पदार्थों के उपयोग के कारण ही रसायन विज्ञान की शुरुआत मिस्र से हुई। तो रसायन विज्ञान शब्द की अगर बात करें तो रसायन विज्ञान शब्द क्रेमिया शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है काला रंग। यानी कि प्रारंभ में मिस्र के लोग इस रसायन विज्ञान को क्रेमिया के नाम से जानते थे। और जो व्यक्ति रसायन का उपयोग करते थे, यानी कि एक विशेष रूप से एक पदार्थ का निर्माण करते थे, जिसका उपयोग वहां के लोग एक डेड बॉडी पर एक लेप लगाने के लिए करते थे। तो रसायन विज्ञान क्रेमिया शब्द से लिया गया शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है काला रंग। तो रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो रसायन विज्ञान शब्द सबसे पहले लेवाइसियर नामक वैज्ञानिक ने दिया, और लेवाइसियर को ही हम रसायन विज्ञान का जनक मानते हैं, क्योंकि रसायनों का उपयोग सबसे पहले करने वाले वैज्ञानिक थे वो थे लेवाइसियर। इसीलिए इन्हें रसायन विज्ञान के पितामह भी कहते हैं। तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री की अगर बात करें तो पूरी की पूरी डिपेंड करती है केमिस्ट्री पदार्थ पर। और पदार्थों की अगर बात करें तो प्रत्येक पदार्थ का निर्माण होता है अणु से, और अणु की अगर बात करें तो अणु का निर्माण होता है परमाणु से। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परमाणु की, तो लगभग 500 ईसा पूर्व के दौरान एक यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कनाद। तो महर्षि कनाद नामक दार्शनिक ने एक इंपोर्टेंट तत्व की खोज की, जिसे हम परमाणु के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है, जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। और परमाणु की अगर बात करें तो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर जिस नए तत्व का या जिस नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वो अणु कहलाता है। और दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़कर जिस नए पदार्थ का या जिस नई वस्तु का निर्माण करते हैं उसे हम पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो परमाणु से निर्माण हुआ अणु का, और अणु से निर्माण हुआ पदार्थ का। और पदार्थों की अगर बात करें तो प्रत्येक पदार्थ में अपना विशेष गुण पाया जाता है, इसकी विशेष संरचना होती है, और इसका एक प्रकार से विशेष संगठन पाया जाता है, और इसमें विशेष प्रकार के परिवर्तन भी पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं
कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के विशेष गुण, पदार्थ की विशेष संरचना, पदार्थ के विशेष संगठन और पदार्थ के विशेष परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की वो शाखा रसायन विज्ञान के नाम से जानी जाती है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पदार्थ की। तो पदार्थ के बारे में अपनी एक खुद की डेफिनेशन भी है कि वह वस्तु जो विशेष रूप से स्थान घेरती है, स्थान घेरने के साथ साथ जिसका निश्चित द्रव्यमान हो, और निश्चित द्रव्यमान होने के साथ साथ उस वस्तु में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना किया जा सके, तो ऐसी वस्तु को हम विशेष रूप से पदार्थ की संज्ञा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे कि जल, अगर जल की बात करें तो अगर जल को किसी फर्श पर डाला जाए, श्योर सी बात है मेरे पास एक गिलास पानी है और उस एक गिलास पानी को मैंने फर्श पर डाल दिया, तो जैसे ही फर्श पर डालूंगा तो श्योर सी बात है जल अपना एक विशेष स्थान ग्रहण करेगा। स्थान ग्रहण करने के साथ साथ अपना एक निश्चित द्रव्यमान भी रखेगा, और ये पानी फर्श पर होने वाली अभिक्रियाओं का क्या करेगा, विरोध भी करेगा। यानी कि जल फर्श पर पाए जाने वाले अन्य पदार्थों में मिलने से पूर्व अपने अंदर होने वाले परिवर्तनों का क्या करेगा, विरोध करेगा। यानी कि अपने अंदर होने वाले परिवर्तन का तात्पर्य यह है कि जल को हम बालू में नहीं बदल सकते, यानी कि मिट्टी में नहीं बदल सकते। क्या जल मिट्टी में बदल सकता है? क्या जल हवा में बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो इसीलिए जल क्या है, विशेष रूप से पदार्थ है जो अपना एक निश्चित स्थान रखता है, अपने अंदर होने वाले बदलाव का विरोध करता है और अपना निश्चित द्रव्यमान रखता है। आगे बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ को अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, प्रारंभिक भौतिक अवस्था, दूसरी रासायनिक अवस्था। तो हम पदार्थ की अगर बात करें तो पदार्थ को अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इसकी प्रारंभिक अवस्था कहलाती है भौतिक अवस्था, इसकी दूसरी अवस्था कहलाती है रासायनिक अवस्था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पदार्थ की भौतिक अवस्था की, तो पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जाता है, जिसकी प्रारंभिक अवस्था ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस है। अब बात करें पदार्थ की भौतिक अवस्था की, तो पदार्थ की ये तीनों की तीनों भौतिक अवस्थाएं वास्तविक रूप से डिपेंड करती है ताप और दाब पर। तो ताप की अगर बात करें तो ठोस पर ताप लगाने से उसे द्रव में और द्रव को ताप देने से उसे गैस में बदला जा सकता है। इसी प्रकार गैस पर दाब लगाने से उसे द्रव में और द्रव पर दाब लगाने से उसे ठोस में बदला जा सकता है। तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है वो वास्तविक रूप से डिपेंड करती है ताप और दाब पर। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर गैसीय अवस्था की अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि गैस में सबसे अधिक विसरण की क्षमता पाई जाती है, यानी कि गैस आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकती है। तो गैस को हम लिक्विड में बदलने के लिए संपीड़ित करने की आवश्यकता पड़ती है, और संपीड़ित करके ही इस गैसीय अवस्था को हम द्रव अवस्था में आसानी से बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे कि हमारे यहां यूज में आने वाली एलपीजी गैस एंड सीएनजी गैस की बात करते हैं, तो एलपीजी गैस की अगर बात करें तो एलपीजी गैस का निर्माण होता है प्रोपेन एंड ब्यूटेन से। प्रोपेन और ब्यूटेन आपस में मिलकर जिस गैस का निर्माण करते हैं वो कहलाती है एलपीजी, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो हमने क्या किया, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस पर दाब लगाकर उसे संपीड़ित करके उसे द्रव अवस्था में बदला।
इसी प्रकार सीएनजी की अगर बात करें तो सीएनजी का निर्माण होता है मीथेन से। तो मीथेन को भी हमने क्या किया, अधिकतम दाब लगाकर उसे किसमें बदला, द्रव अवस्था में। तो ये दोनों की दोनों गैसें द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसमें एलपीजी का उपयोग हम रसोई घर में खाना पकाने के लिए सिलेंडर में करते हैं। साथ के साथ सीएनजी गैस की अगर बात करें तो सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है हमारे यहाँ वाहनों में, बाइक वगैरह या वाहन चलाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। यानी कि जितने भी फोर व्हीलर हैं उन सभी में सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पदार्थ के रासायनिक अवस्था की। तो पदार्थ की रासायनिक अवस्था की बात करें तो पदार्थ की रासायनिक अवस्था को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग है शुद्ध भाग, इसका दूसरा भाग है अशुद्ध भाग। तो रासायनिक पदार्थों की अगर बात करें तो रासायनिक पदार्थों में आने वाला शुद्ध भाग मुख्य रूप से दो भागों में बंटा रहता है। इसका प्रारंभिक भाग तत्व, दूसरा भाग है यौगिक। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तत्वों की, तो हमारे यहां धरातल पर पाए जाने वाले तत्वों की संख्या है 118 और इन 118 तत्वों को हमने एक विशेष प्रकार की टेबल में स्थान दिया जिसे हम कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माता या खोजकर्ता थे हेनरी मोजले। तो हेनरी मोजले की अगर बात करें तो हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जिसमें आवर्तों की संख्या थी 7 और वर्गों की संख्या थी 18, जिनमें कुल 118 तत्वों को उन्होंने स्थान दिया। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। तो आधुनिक आवर्त सारणी की एक विशेषता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में पाए जाने वाले इन 118 तत्वों में से केवल और केवल 94 ऐसे तत्व हैं जो हमें प्रकृति से मुक्त रूप से प्राप्त होते हैं। यानी कि इन तत्वों को हम किस नाम से जानते हैं, प्राकृतिक तत्व के नाम से। और शेष बचे हुए सभी तत्व कृत्रिम रूप से वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जो 94 तत्व या 94 तत्व के बाद तो 94 से लेकर 118 तत्वों या 118 नंबर तक के सभी तत्व कृत्रिम तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी को विशेष रूप से या आवर्त सारणी में पाए जाने वाले इन 118 तत्वों को 3 भागों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। यानी कि उसमें 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरे नंबर पर आती है उपधातु। तो धातु की अगर बात करें तो हमारी आवर्त सारणी में धातुओं की कुल संख्या है 93, अधातु की कुल संख्या है 18 और उपधातु की कुल संख्या है 7। अब बात करते हैं, ये तो रहा आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु की बात। अगर बात करें इसके अपोजिट की, तो हमारी आवर्त सारणी में 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं अवस्था के आधार पर, ठोस, द्रव और तीसरे हैं गैस। तो हमारी आवर्त सारणी में ठोस तत्वों की संख्या 102, लिक्विड की संख्या है 5 और गैसों की संख्या है 11। यानी कि आवर्त सारणी में 11 गैस, 5 द्रव और 102 ठोस हैं। साथ के साथ इन्हें अवस्था के आधार पर ठोस यानी कि धातु, अधातु और उपधातु में भी बांटा गया, जिसके अंतर्गत धातु की संख्या 93, अधातु की संख्या 18 एंड उपधातु की संख्या 7 है।
तो अगर बात करें हेनरी मोजले से पूर्व, तो आवर्त सारणी की शुरुआत हुई थी प्रारंभ में डेबेराइनर से। तो डेबेराइनर के द्वारा सबसे पहले तत्वों की खोज क्या प्रारंभ होने से ही आवर्त सारणी का निर्माण प्रारंभ हुआ, यानी कि तत्वों, श्योर सी बात है, जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने तत्वों की खोज करनी प्रारंभ की तो उन तत्वों को एक निश्चित स्थान देना आवश्यक था। तो स्थान देने के लिए सबसे पहले डेबेराइनर ने एक नियम का पालन किया जिसे कहते हैं त्रिक नियम, जिसके अंतर्गत कुल 9 तत्वों को रखा गया। उसके बाद आए थे न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया और अष्टक नियम के अंतर्गत उन्होंने कुल 18 तत्वों को स्थान दिया। उसके बाद आए थे आवर्त सारणी के जन्मदाता जिन्हें कहा जाता है मेंडलीफ। तो यानी कि हेनरी मोजले से पूर्व जो आवर्त सारणी निर्मित थी वो थी मेंडलीफ की, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी से पहले आवर्त सारणी का निर्माण हुआ था और ये आवर्त सारणी मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाई गई थी। और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुल 63 तत्वों को स्थान दिया, जिसके अंतर्गत इन्होंने आवर्त की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 8 डिसाइड की थी। अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे की अगर बात करें तो नेक्स्ट बात करते हैं अपने यौगिक की। तो यौगिक की अगर बात करें तो हमारी पृथ्वी पर अब तक खोजे गए यौगिकों की संख्या 50,000 से भी अधिक है, यानी कि वर्तमान में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा 50,000 से भी अधिक यौगिक खोजे जा चुके हैं। वर्तमान में यौगिकों की संख्या 50,000 से भी अधिक है और यौगिक को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। प्रारंभिक रूप से पहले यौगिक कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरे कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बनिक यौगिक की, तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाए वो कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक, और ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती वो कहलाते हैं अकार्बनिक यौगिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल की अगर बात करें तो C6H12O6 ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज में कार्बन के अणुओं की संख्या है 6। तो श्योर सी बात है ग्लूकोज किस प्रकार का अणु है, कार्बनिक। तो अगर बात करें NH3 अमोनिया की, तो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से निर्मित है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कार्बनिक अणु नहीं पाया जाता। तो ये किस प्रकार का यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक। तो एक्स्ट्रा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ साथ हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl का। तो नमक को हम अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में रखते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पदार्थ के रासायनिक गुणों के अंतर्गत आने वाले अशुद्ध भाग की। तो अशुद्ध भाग की अगर बात करें तो पदार्थों के अंतर्गत आने वाला अशुद्ध भाग मुख्य रूप से एक ही भाग से निर्मित है जिसका नाम है मिश्रण। तो मिश्रण की अगर बात करें तो मिश्रण को आगे चलकर 2 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंतर्गत पहला मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण, यानी कि ऐसा मिश्रण है जिसमें पाए जाने वाले तत्वों का जो अनुपात है वो समान हो, वो कहलाते हैं समांगी मिश्रण। दूसरा कहलाता है विषमांगी मिश्रण, यानी कि ऐसा मिश्रण है जिसमें पाए जाने वाले तत्वों का अनुपात निश्चित ना होकर अलग अलग हो, ऐसा मिश्रण कहलाता है विषमांगी मिश्रण। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि पानी में चीनी और नमक का विलयन, यानी कि पानी में 1:1 चीनी और, यानी कि पानी में 1:1 नमक और चीनी का मिलाया जाए तो ऐसा मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। यानी कि चीनी और नमक की मात्रा समान है तो ये श्योर सी बात है समांगी मिश्रण कहलाएगा। अगर मैं पानी में चीनी का अनुपात 2, नमक का अनुपात 3 कर दूं तो ये किस प्रकार का मिश्रण कहलाएगा, विषमांगी मिश्रण। तो जिनके अनुपात निश्चित होते हैं, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें
पाए जाने वाले पदार्थों का अनुपात समान है तो वो समांगी मिश्रण, जिनमें पाए जाने वाले तत्वों का या पदार्थों का अनुपात अनिश्चित है तो वो विषमांगी मिश्रण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत राशियों का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है भौतिक विज्ञान। यानी कि पूरी की पूरी फिजिक्स डिपेंड करती है भौतिक राशियों पर। और भौतिक राशियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। तो भौतिक राशियों में पहली भौतिक राशि कहलाती है सदिश भौतिक राशि, दूसरी भौतिक राशि कहलाती है अदिश भौतिक राशियां। तो सदिश भौतिक राशियों की अगर बात करें तो सदिश भौतिक राशियां वह राशियां हैं जिनकी निश्चित दिशा होती है और निश्चित दिशा होने के साथ साथ इनका एक प्रकार से निश्चित रूप से परिणाम प्राप्त हो और निश्चित परिणाम के साथ साथ ये या तो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या इनकी वैल्यू 0 हो। तो ऐसी राशियां कहलाती है सदिश राशियां। अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल की, तो जैसे कि वेग, तो वेग की अगर बात करें तो वेग की एक निश्चित दिशा होती है, इसीलिए वेग को हम सदिश राशि के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग, पृष्ठ तनाव, ये ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनकी निश्चित दिशा होती है और निश्चित दिशा के साथ साथ इनका परिणाम भी सदैव निश्चित रहता है। या तो ये धनात्मक या ऋणात्मक या इनकी वैल्यू 0 रहती है। ऐसी भौतिक राशियां सदिश राशियां कहलाती है जिन पर सदैव तीर का निशान है या जिन्हें हम सदैव तीर के निशान से इंगित करते हैं। तो सदैव सदिश राशियों को तीर के निशान से इंगित किया जाता है। अब बात करते हैं अदिश भौतिक राशियों की। तो अदिश भौतिक राशियां वह राशियां हैं जिनकी विशेष रूप से कोई निश्चित दिशा नहीं होती, परंतु इनका परिणाम सदैव फिक्स रहता है और परिणाम सदैव आता है धनात्मक। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे कि कार्य, ऊर्जा, शक्ति, समय और विद्युत, ये सारे के सारे अदिश भौतिक राशियों के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी विशेष रूप से कोई दिशा नहीं होती, परंतु इनका परिणाम सदैव निश्चित रहता है और इनका परिणाम सदैव धनात्मक आता है। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर बात करें समय की, शक्ति की, ऊर्जा की और कार्य की, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव रेट में चलने वाली राशियां हैं। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हमारे रूम में पंखा चलाने के लिए या बल्ब जलाने के लिए, ट्यूबलाइट जलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें तो हमारे रूम में ये चलने वाली इलेक्ट्रिसिटी अपना कोई विशेष रूप से कोई निश्चित दिशा नहीं देती। तो शोर सी बात है, दिशा नहीं देती, परंतु बल्ब जलने से, पंखा चलने से, कूलर चलने से या एसी चलने से हमें मीटर में रीडिंग प्राप्त होती है और रीडिंग का मान हमेशा क्या रहता है? धनात्मक रहता है, जो कुछ यूनिट के रूप में भी उपयोग में आती है और जिसका हमें बिल भी पे करना पड़ता है। तो शोर सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी की कोई निश्चित दिशा तो नहीं है, परंतु इसका परिणाम है आवश्यक रूप से हमें प्राप्त होता है और आवश्यक रूप से प्राप्त होने वाले परिणाम से हमें यूनिट प्राप्त होती है और इसी यूनिट का हमें विद्युत विभाग को बिल के रूप में पे करना पड़ता है, जिसका मान सदैव क्या रहता है? धनात्मक रहता है। अगर बात करें भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान को हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, जो फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राकृतिक यानी कि नेचर।
अगर बात करें भौतिक विज्ञान की, तो भौतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु। यानी कि अरस्तु ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कुछ अपनी खोजें की और इन्हीं खोजों के आधार पर इन्होंने अपना भौतिक विज्ञान शब्द का भी उपयोग किया। परंतु भौतिक विज्ञान के पितामह की अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान के पितामह सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। भौतिक विज्ञान की अगर बात करें तो भौतिक विज्ञान के पितामह कहलाते हैं सर आइजैक न्यूटन। तो न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूटन के द्वारा सबसे पहले फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण बल और गति के नियमों का प्रतिपादन किया गया और इसी रीजन के कारण सर आइजैक न्यूटन को भौतिक विज्ञान का पितामह या फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान की अगर बात करें तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है बायोलॉजी। और बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन यानी कि लाइफ, लॉजी जिसका शाब्दिक अर्थ है स्टडी यानी कि अध्ययन। तो हम कह सकते हैं कि जीवन का अध्ययन या जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान की अगर बात करें तो जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने किया, जिसमें प्रारंभिक रूप से फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेमार्क, दूसरे वैज्ञानिक थे जर्मनी के जिनका नाम था ट्रेविरेनस। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। अब हम बात करते हैं विज्ञान के या जीव विज्ञान की शाखाओं की। तो जीव विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। इसकी प्रारंभिक शाखा कहलाती है जंतु विज्ञान, दूसरी शाखा कहलाती है वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की अगर बात करें तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं जंतु यानी कि एनिमल्स का। वनस्पति विज्ञान की अगर बात करें तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं प्लांट का। तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की अगर बात करें तो जंतु विज्ञान के जनक की अगर बात करें तो जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं थायोफाइसिस और वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। इसका भी रीजन बता देता हूं कि जंतु विज्ञान के जनक और वनस्पति विज्ञान के जनकों के बारे में। तो वनस्पति विज्ञान की अगर बात करें तो वनस्पति विज्ञान शब्द सबसे पहले प्रयोग में लिया गया था अरस्तु के द्वारा। और अरस्तु के द्वारा एक पुस्तक रची गई थी जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटी या द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरिया। ठीक है, तो द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरिया एक पुस्तक लिखी गई थी अरस्तु नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और अरस्तु नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसी पुस्तक में लगभग 500 प्लांट यानी कि पादपों के बारे में नाम दिए गए, यानी कि वैज्ञानिक नाम। इसी रीजन के कारण वनस्पति विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। अब बात करते हैं जंतु विज्ञान की। तो जंतु विज्ञान की अगर बात करें तो जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं थायोफाइसिस। अगर इनकी अगर बात करें तो थायोफाइसिस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्टोरिया ऑफ
एनिमेलिया, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया पुस्तक लिखी गई थी थायोफाइसिस के द्वारा, और थायोफाइसिस के द्वारा इसी पुस्तक के निर्माण के दौरान लगभग 500 जंतुओं का वैज्ञानिक नाम दिया गया। इसी रीजन के कारण थायोफाइसिस को जंतु विज्ञान के पिता और वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाते हैं अरस्तु। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के तो हमने पिता पढ़ लिए, परंतु जीव विज्ञान के पितामह के बारे में अभी तक हमने नहीं बताया। तो जंतु विज्ञान की अगर जीव विज्ञान की अगर बात करें यानी कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लेमार्क और टेविरेंस ने, और लेमार्क और टेविरेंस के उपरांत बायोलॉजी में सबसे ज्यादा अध्ययन करने का श्रेय जाता है अरस्तु का। रीजन क्या था कि इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरिया, इस पुस्तक में उन्होंने जंतुओं और पादपों के अध्ययन को क्रमबद्ध किया, और क्रमबद्ध करने के साथ साथ उन्होंने विशेष रूप से पादपों के साथ साथ कुछ जंतुओं का भी वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसी रीजन के कारण जीव विज्ञान के भी जनक या पितामह अरस्तु कहलाते हैं। यही रीजन है कि अरस्तु को भी जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में आगे बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान की अगर बात करें तो जीव विज्ञान में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस की अगर बात करें तो कैरोलस लीनियस ने सन 1753 के दौरान एक पद्धति का निर्माण किया जिसे कहा जाता है द्विनाम पद्धति। और इस पद्धति की अगर बात करें द्विनाम पद्धति की, तो इस द्विनाम पद्धति में उन्होंने प्रत्येक जाति के जीव को उसके वंश और उसकी जाति के आधार पर नाम देना प्रारंभ कर दिया। अब वंश और जाति की अगर बात करें तो कैरोलस लीनियस ने प्रत्येक जाति के जीव को उसके वंश और जाति के आधार पर विभाजित करने के लिए दो प्रकार के किंगडम यानी कि दो प्रकार के जगत का निर्माण किया था, जिसमें प्रारंभिक जगत था जंतु जगत, दूसरा जगत था वनस्पति जगत। अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम, इसी प्रकार बात करें तो प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल किंगडम की और उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्लांट किंगडम की। अब एनिमल किंगडम की अगर बात करें तो एनिमल किंगडम को उन्होंने वंश और जाति के आधार पर विभाजित कर दिया, और इनको अपनी द्वारा रचित एक पुस्तक जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। इसी पुस्तक की अगर बात करें तो इसी पुस्तक में उन्होंने जंतु जगत और वनस्पति जगत का विभाजन किया, और विभाजन करने के दौरान उन्होंने जंतु जगत और पादप जगत की सभी जातियों को विशेष रूप से वैज्ञानिक नाम प्रदान किए उनके वंश और जाति के आधार पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो होमो क्या है? मनुष्य का वंश, सेपियंस क्या है? मनुष्य की जाति। इसी प्रकार अगर हम बात करें जैसे कि मेंढक की, तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना। तो राना उसका वंश है और टिग्रिना उसकी जाति है। तो वनस्पतियों की अगर बात करें जैसे कि मटर की, तो मटर की अगर बात करें तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम स्टाइबम। तो पाइसम क्या है? मटर का वंश, और स्टाइबम क्या है? मटर की जाति। इसी प्रकार अगर बात करें चावल की, तो चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा स्टाइबा। तो ओराइजा चावल का वंश है, स्टाइबा चावल की जाति है। इस प्रकार से उन्होंने जंतु जगत और पादप जगत का निर्माण किया, और द्विनाम पद्धति का निर्माण करते हुए अपने द्वारा एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरली। और इसी पुस्तक के निर्माण के कारण इस
केरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पितामह यानी कि मॉडल क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सोनोमी भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लगभग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मॉडर्न टेक्सोनोमी यानी कि मॉडर्न टेक्सोनोमी के पितामह या जनक या फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है? केरोलस लीनियस को। इसके साथ यह भी पूछ लिया जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। इसी प्रकार यह भी पूछा जा सकता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? थ्रायोफाइसिस को। तो यह भी पूछ लिया जा सकता है कि द हिस्टोरिया ऑफ एनिमल किसके द्वारा रचित है या द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरिया किसके द्वारा रचित है। तो इन दोनों पुस्तकों के बारे में भी आपको याद रखना है कि ये दोनों किन वैज्ञानिकों के द्वारा रचित है और किस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें केरोलस लीनियस के उपरांत की। सन 1969 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था वेल टेकर। तो वेल टेकर की अगर बात करें तो उन्होंने सन 1969 के दौरान जंतु जगत और वनस्पति जगत की अवधारणा को खारिज करते हुए पंच जगत अवधारणा दी, जिसके अंतर्गत इन्होंने पहला जगत माना मोनेरा को, दूसरा जगत माना प्रोटिस्टा को, तीसरा जगत माना कवक को, चौथा जगत माना पादप को और पांचवा जगत माना जंतु को। इस प्रकार से उन्होंने इन दोनों जगतों को आगे चलकर 5 भागों में विभाजित करके पंच जगत अवधारणा प्रस्तुत की। थैंक यू गाइस। आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।